नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीएसटीसी 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और एमपी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन के बाद उत्तराखंड से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में जो आगामी जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएंगी उसके लिए बीएड जो है अमान्य कर दिया गया है और बीएड जो है कि इसमें अब एलिजिबल नहीं रहे। और साथ में जो है कि उत्तराखंड शासन ने एक कदम ये उठाया कि उन्होंने जो है कि बेसिक शिक्षा नियमावली को चेंज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 जो कि मेरे हाथ में आ चुकी है और 2024 के इस सेवा नियमावली संशोधन में बीएड को अमान्य करते हुए डीएलएड और 4 ईयर बीएलएड को जो है कि पात्रता मिल गई है। साथ में उन अभ्यर्थियों को भी इन्होंने शामिल कर लिया गया है जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2017 तक कंप्लीट कर लिया गया है और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार यानी कि 23/8/2010 की एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो वो लोग जो है कि शिक्षक बनने के लिए आहार्य होंगे। शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने के लिए जिनकी अर्हताएं पूर्ण कर ली गई हैं तो उनको जो है कि नियमित रूप से नियुक्ति दिया जाएगा जो वर्षों से। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि 17 अक्टूबर 2017 आरटी एक्ट संशोधन जो आया था जिसमें पहले 5 वर्ष फिर 4 वर्ष यानी कि कुल मिलाकर 9 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया था, उस रिलैक्सेशन को अभी आगे भी कंटिन्यू रखा गया है इस नियमावली में। ये ऐसा क्यों करा गया, ये शिक्षा मित्रों के लिए है और इसमें जो है कि एज का भी कोई किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए एक जो बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी लोग अपने को साबित नहीं कर पाए कि जहाँ पर ये साफ स्पष्ट शब्दों में इस नियमावली में लिखा है 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में यानी कि 17 अक्टूबर 2017 का जो गजट नोटिफिकेशन है जिसमें आरटी एक्ट संशोधन है और आप ये देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर 2017 का जो MHRD का गजट नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा है तो आप ये देखिए। साथियों, इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो संशोधन है उसमें देश में ऐसे अभ्यर्थियों को जो क्योंकि आरटी एक्ट सभी जगह लागू होता, प्राइवेट या सरकारी सभी जगह लागू होता, तो इसलिए जो है कि सरकारी टीचर के लिए अलग योग्यता और प्राइवेट टीचर के लिए अलग योग्यता मेंशन नहीं की जाती, यानी कि दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन सेम क्राइटेरिया रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने 31 मार्च 2019 तक जो प्राइवेट सेक्टर में अभी तक पढ़ाते आए ब्रिज कोर्स कर रहे हैं तो उन लोगों को अभी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से जगह नहीं दी गई है इस नियमावली में। इस नियमावली में उनको जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं 17 अक्टूबर 2017 के आरटी एक्ट संशोधन बिल के अकॉर्डिंग ही उन्होंने भी 18 महीने का प्रशिक्षण लिया है और उसके अनुसार जिन्होंने अपनी योग्यता पूर्ण कर ली है तो वो शिक्षक बनने के योग्य हैं। ये जो है कि इसमें कहा गया बाकायदा बेशर्ता ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों के संदर्भ में कहा गया, लेकिन यहाँ पर ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों की भी परिभाषा मेंशन है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब बीएड तो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, जो पूर्व में चयनित हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला दे दिया है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हर प्रकार से पूर्ण करनी ही पड़ेगी, या यूँ कहें कि ऐसा कोर्स करना ही पड़ेगा बीएड अभ्यर्थियों में जिससे इन्हें डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बात आती है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है
तो उन लोगों को कहीं न कहीं इस नियमावली को चैलेंज करना चाहिए। जब तक ये नियमावली चैलेंज नहीं होगी तो उन लोगों को इतनी बढ़िया संभावनाएं नहीं दिखी, लेकिन संभावनाएं तो इस नियमावली में हैं। क्यों? लूप होल्स होंगे, और लूप होल्स होने के बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य के पास जिस तरीके से पहले केंद्र से छूट ली थी कि हमारे पास मिनिमम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और मिनिमम सफिशिएंट कैंडिडेट भी डीएलएड वाले उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में अन्य लोगों को लेना मजबूरी है। नहीं तो कहीं न कहीं आरटी एक्ट का और बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलना, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना, तो उसका वायलेशन होता नजर आएगा, क्योंकि 2 साल में 650 ही अभ्यर्थी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर ये कोई भी केस बनता है तो निश्चित रूप से बीएड के फेवर में जा सकता है, क्योंकि भैया 2 साल में 650 अभ्यर्थी मिलेंगे, तो बाकी आपकी डिमांड है, रिक्वायर है प्रत्येक साल 1300 अभ्यर्थियों की, तो कहाँ से लाओगे? 1300 कैंडिडेट आपको प्रत्येक साल रिक्वायर्ड है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब इस शिक्षा मित्रों के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, कि यानी कि आप 23 एनसीटी का गाइडलाइन 23/8/2010 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, तो आपको बिना किसी एज बाउंडेशन के, बिना किसी शर्त के शिक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति दी जा सकती है। जबकि एमएचआरडी की तरफ से फाइनल टिल डेट जो है कि 31 मार्च 2009 ये रिलैक्सेशन जारी है, तो इसका मतलब है बीएड को भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है इस सेवा नियमावली में। इस जो बेसिक शिक्षा की सेवा नियमावली है इसमें कहीं न कहीं रिलैक्सेशन के लिए एक पॉइंट छोड़ दिया गया है, लूप होल्स। तो आइए बात करते हैं और उत्तराखंड में अब आपको आगे फ्यूचर में क्या संभावनाएं दिखती हैं कि क्या कोई लोग आगे इस नियमावली को चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरी नंबर 20957/2024, डेट है 4 मई 2024 को। ये केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ है और इस केस के जो मेन पिटिशनर हैं कुलदीप डबराल वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये जो है कि रिव्यू पिटीशन है देवेश शर्मा, और इसमें एडवोकेट हैं इनके दिनेश गर्ग जी हैं। तो इनका जो पीरियड है उन्होंने कहा वर्ष 2020 और 21 में बचे हुए पदों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये जो है कि बचे हुए क्यों की जाए, आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 से पहले यानी कि 10 अगस्त 2023 तक बीएड प्राथमिक के लिए वैलिड क्वालिफिकेशन थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये बात कही हुई कि बीएड विज्ञापन में वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसका मतलब है कि वो रिलैक्सेशन का पात्र है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट टू आउटकम उत्तराखंड में नहीं है। बीएड 11 अगस्त से पहले जो है कि एक वैलिड क्वालिफिकेशन, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर कुछ संभावनाएं बीएड वालों के लिए दिखती हैं। अब दूसरी बात, हम केस नंबर करते हैं कि डायरी नंबर है 20956/2024। तो इनमें जो एडवोकेट हैं धनंजय गर्ग हैं और ये केस है जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर पदों को लेकर के इनका पीरियड है कि राज्य के पास, उत्तराखंड राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है और नहीं पर्याप्त मात्रा में डीएलएड प्रशिक्षण कराने वाले इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रत्येक 2 साल में 650 कैंडिडेट डीएलएड वाले पास आउट होते हैं, तो बाकी मात्रा में शिक्षकों की आपूर्ति कहाँ से करोगे। 4 ईयर डीएलएड भी यहाँ पर नहीं चलता है, यदा कदा कोई हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलता। तो जल्द ही ये केस, अभी केस लिस्ट नहीं हुआ, रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर पूरे जितने भी देश के बीएड वाले हैं जहाँ पर अभी ऑन गोइंग भर्ती प्रोसेस रुकी पड़ी है, तो वो प्रोसेस भी इस आधार पर डिपेंड रह सकते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये फैसला देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी ही मैं आपको पूरा कंक्लूजन के साथ इस नियमावली के बारे में बताऊँ, कहाँ पर क्या लूप होल्स हैं, कहाँ पर जो है कि आगे भर्ती पूरी होगी नहीं होगी, शिक्षकों की कमी को कहाँ से गवर्नमेंट पूरा करेगी, कहाँ से लोगों को भर्ती करेगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय। मेनली जो था कि कुलदीप डबराल और जयवीर सिंह वाला जो केस है
उसके बाद आप जो है कि ये जो नई नियमावली है इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि ब्रिज कोर्स वालों को तो करना ही चाहिए। ब्रिज कोर्स वाले अगर इसको चैलेंज नहीं करते हैं तो उनके हक की बात नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।